देखिए, जाकिया जाफरी के केस में टेक्निकल ग्राउंड पर जहां कांग्रेस के एक्स एमपी जाफरी साहब के साथ 69 लोगों को दिन के उजाले में जलाकर मार दिया गया था, उसको याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन उसमें जो ऑब्जर्वेशन दी कि उसमें कुछ लोग एक जानबूझकर इसको बॉयल करते रहे और उन्होंने न्याय व्यवस्था को अब्यूज किया, उसके बुनियाद पर जैसे ही ऑर्डर आया उसके 1 घंटे के अंदर अंदर तीस्ता सीतलवाड़ के घर पहुंच गई गुजरात एटीएस और उनको अरेस्ट कर लिया। लेकिन ये जो ऑर्डर आया है 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए, नूपुर शर्मा दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी के अंडर में। हैरानी की बात ये एक और टिप्पणी की थी उन्होंने कि वो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी में एब्सकॉन्डिंग है, तो दिल्ली पुलिस ने नहीं अभी तक गिरफ्तार किया है, जबकि 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए। ये फर्क है जाकिया जाफरी वाले ऑब्जर्वेशन में और कल वाले ऑब्जर्वेशन में। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया मोदी जी को? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट नहीं दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट मोदी जी को क्लीन चिट दे देते तो मुझे ये बताइए कि वहां पे जो हजारों मुसलमानों का खुलेआम नरसंहार हुआ, औरतों के साथ रेप हुआ, बच्चों को बूढ़ों को दिन में जलाकर काट के मार दिया गया, तो क्या वो प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? और अगर प्रशासन की जिम्मेदारी थी तो उस वक्त के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होगी? और क्या वो उस वक्त उनके पास गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो नहीं था? तो अगर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है, हजारों लोगों का उनके राज्य में कत्लेआम हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? दूसरी बात, जब उन्होंने राज्य ने आर्मी मांगी और केंद्र ने आर्मी वहां भेज दी, तो आर्मी की जो टोली को जो हेड कर रहे थे जनरल जमीरुद्दीन शाह, वो अहमदाबाद पहुंच गए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनरल जमीरुद्दीन शाह अपनी किताब सरकारी मुसलमान में लिखते हैं कि जब मैं अहमदाबाद पहुंच गया और अहमदाबाद पहुंचने के बाद मैं वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लगातार फोन करता रहा कि आप हमें हमारी आर्मी को अंदर आने दीजिए, क्योंकि हम सारी बटालियन लेके पहुंच गए। 3 दिन तक जनरल जमीरुद्दीन शाह बाहर पड़े रहे, शहर के अंदर घुसने की वहां के प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। तो अगर वहां के प्रशासन ने इजाजत नहीं दी आर्मी को, तो आप मुझे बताइए उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री जो इस वक्त प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, उन्हें कभी क्लीन चिट नहीं मिल सकती। उनके दामन पर उन तमाम मासूमों का खून, उनकी आंखें और उनकी जान की जिम्मेदारी रहेगी। टेक्निकल ग्राउंड पे कोई याचिका खारिज हो सकती है, ठीक है, वो अगर नहीं मिला एविडेंस तो खारिज हो गई, लेकिन ये तो सवाल बना हुआ ही है ना कि 69 लोगों को, जाकिया जाफरी वाले केस को भी मैं मानूं तो 69 लोगों को किसने मारा? कोई ऊपर से आके कोई भूत मार गया, कोई प्रेत मार गया? जरूर किसी ने मारा होगा, उसको हमारा प्रशासन नहीं पकड़ पाया। ये हमारे प्रशासन की कमी है और उस वक्त जो प्रशासन का जिम्मेदार था उसकी कमी है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये आरोप लगाया गया था मोदी जी पर और 20 साल तक उसको झेलते रहे, पीड़ा में रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी है, तो ये स्वागत करने के लायक है। तो ये कहते हैं, देखिए, गृह मंत्री और इसके बारे में क्या कहेंगे कि जो उसके जो मेन कल्प्रिट हैं पूरे दंगों के, मुन्ना बजरंगी और गोडनानी और जो लोग जो तहलका स्टिंग ऑपरेशन में बाकायदा कह रहे हैं कि हमने कैसे कैसे मारा, और वो धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी का, वो धन्यवाद कर रहे हैं पूरी पार्टी का, उसको कहां ले जाएंगे? देखिए, सच्चाई मिट नहीं सकती। टेक्निकल ग्राउंड पे कोई एकाध याचिका आप खारिज करा सकते हो, और हमारा जो न्याय तंत्र है आप समझ ही रहे हैं कि उसमें तीस्ता सीतलवाड़ को 1 घंटे के अंदर एटीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट जो इतनी सख्त टिप्पणी कर रहा है, उसके बाद अभी तक नूपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया गया है। ये जो सिलेक्टिव एटीट्यूड है, ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। और इस वक्त तो गृह मंत्री के अंडर में है दिल्ली पुलिस, उन्हीं साहब के अंडर में। अगर वहां वो क्लीन चिट दिलवा रहे हैं तो इस कल वाली टिप्पणी पे क्या उनका एक्शन है? यहीं से उनका दोहरा रवैया नजर आता है। नूपुर शर्मा को थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो क्या आप लोगों को थोड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए गिरफ्तारी को लेकर, क्या थोड़ा रुक जाए?
जब थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, थ्रेट्स कम मिले उनको, तो गिरफ्तारी की जाए? ये लगातार वो कह रही है उनकी फैमिली को थ्रेट्स मिल रहे हैं। नहीं, थ्रेट्स क्यों मिल रहे हैं? पहली बात तो इसलिए मिल रहे हैं, ये कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में सुना रहा हूं आपको, कि उनको सुरक्षा का खतरा है या वो सुरक्षा के लिए खतरा बन गई है देश के लिए। न्यायमूर्ति साहब ये भी कहते हैं कि हमें सब पता है, मुंह मत खुलवाओ कि क्या हुआ था, कौन सी डिबेट हुई थी, कौन सा एजेंडा चल रहा था, और वो समझती क्या है, वो वकील होकर भी कुछ भी बोलेंगी। वो धार्मिक नहीं है, इसलिए किसी दूसरे के धर्म का सम्मान नहीं करती। उसके बाद भी उनके खिलाफ FIR हुई तो दिल्ली पुलिस ने उनके आगे रेड कारपेट बिछा दिया। रेड कारपेट का मतलब उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर थ्रेट मिल रही है तो सिक्योरिटी तो है उनको, और वैसे भी अगर दिल्ली पुलिस अरेस्ट कर लेगी उससे ज़्यादा सिक्योर्ड क्या है? अगर दिल्ली पुलिस किसी को अरेस्ट कर ले उससे ज़्यादा सिक्योर्ड कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो पुलिस के अंडर में ही रहेंगी। लेकिन थ्रेट एक अलग चीज़ है, थ्रेट किसी को भी मिल सकती है। थ्रेट हमारे राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को इतनी मिलती है कि उनकी चलती हुई गाड़ी पे गोलियों से हमला हो जाता है। उनके बारे में रोज़ाना आप देखिए सोशल मीडिया पे लिखा जाता है। तो क्या हो गया? अगर थ्रेट मिलेगी तो सरकार का काम है उस थ्रेट को काउंटर करे। लेकिन ये थ्रेट क्यों मिल रही है? थ्रेट इसलिए मिल रही है कि रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। रेडिकलाइजेशन इसलिए बढ़ रहा है कि रूल ऑफ लॉ अपना काम नहीं कर रहा है, वो सिलेक्टिव काम कर रहा है। जब आप गुनहगार के खिलाफ काम नहीं करोगे और आप जो है मैसेंजर को शूट कर दोगे तो फिर तो रेडिकलाइजेशन बढ़ेगा ना। अगर नूपुर शर्मा को वक्त रहते गिरफ्तार कर लिया होता तो ये तमाम जो देश में आग लगी है नहीं लगती। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत कह रहे हैं कि अगर इसको वक्त पे गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज जो देश में हो रहा है इस पूरे घटनाक्रम के लिए अकेली महिला जिम्मेदार है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। सर, टिप्पणी तो की गई है लेकिन जो ऑर्डर दिया गया है उसमें इस तरह का कुछ भी नहीं लिखा गया है। क्या उसका कोई वैलिडेशन रहेगा कि टिप्पणी का? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और उसको सारे मीडिया ने चलाया है, सब ने उसको दिखाया है, लाइव दिखाया है। उम्मीद तो हम ये कर रहे थे कि ये ऑर्डर का हिस्सा होती ताकि इस दिल्ली पुलिस की जो बेशर्मी है वो खत्म हो जाती और दिल्ली पुलिस एक्ट करती। लेकिन टिप्पणी को भी देकर याचिका को खारिज करना और ये कहना कि ठीक है आप दूसरे कोर्ट में जाइए, ये आप इसे ऑर्डर से कम ना समझें। ये देश के लिए और खासतौर से देश के नफरती माहौल को दिशा दिखाने के लिए काफ़ी है। आखिर देश जो चलेगा वो संविधान या संस्थाओं से ही चलेगा। ये जो कानून व्यवस्था की जो रखवाला है वो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के कोई न्यायमूर्ति कोई बात कहते हैं उसको कोई अगर हल्के में लेता है तो वो गलतफहमी में है। सर, इसी पर एक और रिट पिटीशन दाखिल की गई है जो सूर्यकांत चीफ जस्टिस ने जो बोला है उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक रिट पिटीशन दाखिल की गई है कि जो रिमार्क्स दिए गए हैं उसको वापस लिया जाए। मतलब ये एक इंतहा है आप इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ जाने की। यानी जस्टिस सूर्यकांत जी ने जो बात कही वो इस देश को दिशा को ठीक करने के लिए काफ़ी है। अब अगर लोगों को अमन और अमान या शांति भी पसंद नहीं है तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनका ये संवैधानिक अधिकार है कि कोई किसी के खिलाफ जा सकता है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस पर लेंगे डिसीजन, जो भी लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उस पर तबसरा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब अपने पॉलिटिकल कैरियर बनाने के लिए हमारे मदरसों को इस्तेमाल ना करें। उनके बारे में या उनकी सोच के बारे में पूरी दुनिया जानती है। वो अपने सियासी फायदे के लिए मदरसों को निशाना बना रहे हैं। तो वो जिस स्टेट के गवर्नर हैं वहाँ स्टेट के उस स्टेट के मदरसों में हमारे साथ चलें और हमें बताएं कि वहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कौन सा ऐसा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जो भारत के संविधान के खिलाफ है, या जो उन्होंने जो झूठ बोला है वो कहीं से साबित हो जाए। वो करें ऐसा। वो सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह की झूठी बयानबाजी कर रहे हैं और हम इसकी मजम्मत करते हैं।
हो सकते हैं, करने हमें कोई एतराज़ नहीं, और होते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की एड्स जाती हैं मदारिस को, उन सब के इंस्पेक्शन होते हैं, और सरकारी इंस्पेक्शन से कोई किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। सर मेरे सवाल, दो सवाल है मेरे। नंबर एक, जो माइनॉरिटी कमीशन में जो मस्जिद का सर्वे हुआ था, वो तकरीबन 150 मस्जिदों का सर्वे हुआ था, क्या वो मस्जिद को सुरक्षित माना जाए या उसमें कोई प्लानिंग है? देखिए, ये तो जिन्होंने सर्वे कराया वो सवाल देंगे, वो जवाब देंगे। वो तो मना कर गए थे। हाँ, तो ये हमने भी उनसे सवाल किया है। ये हमें इंतज़ार है कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन इस पर बोलेंगे कि आखिर ये क्या माजरा है। जब वो बोलेंगे तब हम आपको उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और उम्मीद करते हैं कि आपके सबके सवाल का जवाब मिल गया होगा। थैंक यू। चाय पिलवा दें सब। आप सब लोग चाय पी के जाएंगे, वो लगा रहा है। दूसरा, जो पहले कमीशन ने रिपोर्ट्स तैयार करवाई थी, उसमें बहुत ही अहम रिपोर्ट्स थी। एक रिपोर्ट थी दिल्ली दंगों की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट थी नॉर्थ ईस्ट में मुसलमानों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तीसरी रिपोर्ट थी दिल्ली के कब्रिस्तान, और चौथी रिपोर्ट थी जो अब तक उन्होंने जो भी पुराने काम किए हैं उस सब पे उन्होंने दस्तावेज़ बनाया था। उसके आज तक वो रिपोर्ट जो छपी, जो उस पर असर या उस पर एक्टिव होना था दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन को, तो उसने कोई एक्शन तो लिया ही नहीं। यहाँ तक कि उस रिपोर्ट की जो जिसने छापी थी पब्लिकेशन हाउस ने, उसकी पेमेंट तक नहीं की। जो स्कूल फ़ी रियम्बर्समेंट स्कीम है, उसे 2 साल से मुसलमानों को स्कूल फ़ी रियम्बर्समेंट नहीं हुआ है, उसका इन्होंने भी चोर रास्ता निकाला। पहले ये स्कूल फ़ी रियम्बर्समेंट SC ST और माइनॉरिटीज़ को साथ होता था, अब SC ST उन्होंने अलग पोर्टल कर दिया, उनको तो बराबर जा रही है, लेकिन मुसलमानों को कोई स्कूल फ़ी रियम्बर्समेंट नहीं हो रहा। ऐसे ही स्कॉलरशिप का मामला है, स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही, और स्कॉलरशिप भी जो अप्लाई करते हैं अगर 50,000, तो बहुत ही चंद लोगों को उसमें स्कॉलरशिप मिलती है। एक दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक मस्जिद का सर्वे कराया, वो जब मुकम्मल हो गया उसके बाद हमने जब सवाल उठाया ये क्यों कराया है, तो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन उससे मुकर गए। अब हम पूछना चाहते हैं कि उसके पीछे आखिर सच्चाई क्या थी, वो सर्वे हुआ क्यों था, और हुआ था तो वो उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। इसके अलावा जो दिल्ली में प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तहत मसाजिद हैं, 16 मसाजिद में जुमा बंद कर दिया गया। तो आखिर उन जुमा बंद करने के लिए सरकार के पास क्या पिली है, क्यों वहाँ 50 साल से जुमा हो रहा था, अब बंद कर दिया? क्या माइनॉरिटी कमीशन ने उस पर कोई सवाल उठाया? इसी तरीके से धर्म संसद हुई, जहांगीरपुरी दंगा हुआ, नूपुर शर्मा जैसा मामला सामने आया, मीट पर पाबंदी का मामला सामने आया। ये सब अक़लियतों से जुड़े हुए मामले हैं। उस पे आखिर माइनॉरिटी कमीशन ने क्या स्टेप लिया, ये हम पूछने गए थे उनसे। और पिछली माइनॉरिटी कमीशन ने दिल्ली सरकार को रिकमेंड किया था कि आप अक़लियतों के लिए बिना किसी गारंटी के लिए कर्ज का मुहैया कराइए, उस पर कोई अभी तक काम नहीं हुआ। एक कहा था कि जो दिल्ली सरकार OBC सर्टिफिकेट इशू करती है उसकी जो शराइत है उनमें ढील दी जाए, और उनका खुद का पोर्टल भी नहीं काम करता है। दूसरी बात ये कि जो दिल्ली पिछले कमीशन ने एक अवार्ड शुरू किए थे, जो माइनॉरिटीज़ में या मेजॉरिटी के लोग जो अच्छा या नुमाया काम कर रहे थे उनको अवार्ड दिया गया था, उससे लोगों की हौसला अफजाई हुई थी, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात थी वो ये कि जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं, उन सब ने उस पर इल्ज़ाम लगाया बदउनवानी का। एक साहब ने तो ये भी कहा कि साहब हमारे खर्चे से, पर्सनल खर्चे से हमारे प्रोग्राम करा लिए गए, लेकिन उस खर्चे का भुगतान जो है चेयरमैन ने अपने अकाउंट में ले लिया। इस तरह की और बहुत सारी बदउनवानियाँ थी जो हमने उनके सामने रखी थी, लेकिन मैंने आज आपको सामने ये दोहरा दिया ताकि ये आप भी उससे वाकिफ़ हो सकें कि ये जो केजरीवाल सरकार है जो कहती है कि हम अल्पसंख्यकों का और मुसलमानों का ख्याल रखते हैं, लेकिन सच ये है कि वो जहां उसका असल काम है यानी इदारों के थ्रू मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको हल करना,
वहाँ पे उसने जो है वो कदगन लगा दिया है, वहाँ रोक लगा दी है। और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन भी, दिल्ली उर्दू एकेडमी भी या और दूसरे इदारे वो अपनी संवैधानिक ड्यूटी न निभाकर वो आम आदमी पार्टी का दफ्तर बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी की बाकायदा पॉलिसीज उनकी पार्टी का प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारा जमाना कह रहा है, ये जग जाहिर है। तो अब हम आपके थ्रू इस केजरीवाल सरकार को यही चेताना चाहते हैं कि आप होश में आओ। दिल्ली मजलिस अपनी मुहिम पर है, अगर आप होश में नहीं आए तो आपके हर विभाग का हम दौरा करेंगे, हम जानकारी हासिल करेंगे, आपके खिलाफ हम मोर्चाबंदी करेंगे, चाहे वो सड़क से हम पे करें, मेमोरेंडम की शक्ल में करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में करें, या फिर हम संसद या विधानसभा के बाहर घेराव करके करें। लेकिन दिल्ली मजलिस अब शांत बैठने वाली नहीं है। इन्हीं अल्फाज के साथ